पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में क्या किया, पीछे आवाज नहीं करो बेटा। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में हम लोगों ने क्या किया है, लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया है। एटॉमिक नंबर में अरेंज किया है तो हुआ क्या है कि अपने जो एलिमेंट्स हैं उससे जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो सेम ग्रुप में प्लेस हो गए। ऐसा हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं कि भाई अगर मान लो अपने पास पीरियड टेबल होती है, आपको ऐसा बोला जाए कि अलोंग द पीरियड अगर अपन मूव कर रहे हैं या अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो इन चीजों में क्या चेंज आएगा। जैसे सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में अपन लोगों ने बात की थी, क्या होता है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा क्या, एटॉमिक रेडियस। थर्ड अपन लोग पढ़ेंगे, थर्ड अपन लोग आयनेशन, एटॉमिक साइज के बाद आयनाइजेशन एनर्जी, आई। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो क्या रहा है, चल क्यों नहीं रहा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ पे अपन पढ़ेंगे बेटा, फिफ्थ पे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक बेसिक नेचर, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। ये चीजें अपन कवर करेंगे इस चैप्टर में। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देख ध्यान देना यहां पे कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अलोंग दी पीरियड क्या चेंज होता है एंड अलोंग दी ग्रुप। इनमें इनमें क्या अपन को चेंज देखने को मिलेगा, इंक्रीज होती हैं कि डिक्रीज होती हैं कि क्या रहता है। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे बेटा क्या, लिख लिया ये, हाँ शॉर्ट फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम क्या बोलते हैं ई एन, इसको बोलते हैं ई ए, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस आर, इसको तो कुछ नहीं बोलते हैं। चलो चलो हटा दें। अरे यार कैसे, ऐसे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। 3 महीने तक एटॉमिक पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड पे ही पहुंचे हो, कोई बोलेगा सर सेकंड पे क्या लिखा है।
लेवल बढ़ाओ अपना। अब तुम सोचो कि मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे काम चलेगा बताओ। देखो, मैं गारंटी ले रहा हूं, राइटिंग समझ में नहीं आई। कब नहीं आएगी? जब तुमने मेरे वर्ड ही नहीं सुने होंगे। अगर वर्ड सुनेंगे तो फिर समझ में आता है ये लिखा है। अब तुम बात किए जा रहे हो, आपका पेन, दिमाग और मुंह सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तब काम होता है। फिर तो छापने में तो तुम्हें खुद पता नहीं है तुमने क्या लिख लिया है। चलो, अब हटा दें, बहुत हो गया। चलो, अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले जेड इफेक्टिव। अच्छा, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड माइनस सिग्मा। देखो, इन जनरल बात नहीं करो बेटा। इन जनरल अपन जितनी भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मेनली अपन एस और पी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एस और पी की। किसके लिए करते हैं? एस और पी के लिए। एस और पी के लिए अपन बात करेंगे। अब अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव, अब ध्यान देना, अपने पास पीरियड टेबल में कुछ ऐसा दिया है, ऐसी पीरियड टेबल होती है, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसा बनता है, ऐसे कुछ मोटा मोटी ऐसे ऐसे कुछ टेबल बनेगी अपने पास। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं? अलोंग द पीरियड। अच्छी बताओ, आपने एक ऑब्जर्वेशन दिखाओ, अलोंग द पीरियड। अगर मान लो मैं अगर अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहे हैं? डिफरेंट सेल में कि उसी सेल में जा रहे हैं? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसका इसका जो लास्ट वाला कॉन्बिनेशन है कितना बनता है? 2p3 बनता है। इसका क्या बनेगा? 2p4। इसका 2p5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और इससे पहले क्या है? 1s2 2s2, है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, जो सील्ड करते हैं वो मैक्सिमम सील्डिंग कौन देता है? इनर वाले। इनर वाले। अब बताओ, इनर इसके लिए 1s है, इसके लिए भी 1s है कि नहीं है? तो अगर मैं पीरियड टेबल में अगर अलोंग द पीरियड, पीरियड कौन से होते हैं? इनको पीरियड बोलते हैं। अगर मैं अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं, देखो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है भाई, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, तो जेड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जेड बढ़ रहा है। और सील्डिंग कौन लगाएगा? सील्डिंग मेनली आउटर इनर इनर के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें भी 1s है, इसमें भी 1s है, इसमें भी 1s है। तो लगभग सील्डिंग यहां पे क्या है? लगभग लगभग कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, ये नंबर बढ़ता जा रहा है और ये लगभग कांस्टेंट है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि कम होगा? अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, -2 एक बार 4 लिखा हुआ है, 5 - 2 6 - 2, तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसको लगभग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अलोंग द पीरियड अगर मैं मूव करूंगा लेफ्ट, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट। इसको क्या बोलेंगे? राइट। लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो लगभग जेड जेड बढ़ता है, सील्डिंग लगभग कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट रहने के कारण क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो एक कंक्लूजन अपन ने ड्रॉ कर लिया कि अगर हम अलोंग द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, सॉरी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। अब सेकंड, इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे होते हैं? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे यहां पे क्या लिखेंगे? टॉप। और नीचे क्या लिखेंगे? बॉटम। टॉप टू बॉटम बात नहीं करो, टॉप टू बॉटम, ये है टॉप टू बॉटम।
मुझे तो टॉप टू बॉटम जैसे अपन ने यहाँ एग्जांपल लिया, जैसे मान लो अपन ने ले लिया बेटा यहाँ लिथियम, यहाँ ले लिया सोडियम, यहाँ ले लिया पोटेशियम। मुझे तो लिथियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। सोडियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे ही इसका लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो यहां पे हम देख रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे कॉमन ऑब्जर्वेशन देखूं तो मुझे बताओ, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो क्या जेड बढ़ रहा है? इसका जेड कितना था, 3। इसका कितना है, 11। इसका 19 19। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे मुझे एक चीज मालूम चल रही है कि यार अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं इन ग्रुप, तो हो क्या रहा है, अगर हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने की कोशिश करें, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। तो अगर मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूं तो भाई ये भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या सिग्मा बढ़ रहा है? देखो पहले शील्डिंग कौन लगा रहा है, ये। अब शील्डिंग कौन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अब शील्डिंग कौन लगा रहे हैं, तो शील्डिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो यहां पे शील्डिंग से 1s दे रहा है, यहां पे कौन दे रहा है, 1s 2s 2p6। भाई ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ गया। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा, जब इसकी एक होता है सेल्टर रूल होता है, उससे निकालना होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपन बस ट्रेंड देख रहे हैं। आप ये जेड इफेक्टिव कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन वो अपन को नहीं देखना है। तो अब ये क्या बन जाएगा, भाई ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। तो लगभग ये जब अब इनको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग ये क्या निकलता है, कांस्टेंट। क्या निकलता है बेटा, कांस्टेंट। तो टॉप टू बॉटम जाने पे जेड भी बढ़ता है और शील्डिंग भी बढ़ती है, तो जब इनका अपन डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग कांस्टेंट निकलता है। इसलिए हम लोग दिमाग में ये रखेंगे, जब भी हम पीरियड में एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो अगर ओवरऑल में लिखूं यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ओवरऑल कंक्लूजन लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये अपने पास पीरियोडिक ट्रेंड आता है। क्या आता है, पीरियोडिक ट्रेंड। कोई आपसे बोले सोडियम और ऑक्सीजन, सॉरी, कोई आपसे बोले कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बाद में आता है, ऑक्सीजन यहां आता है। पीछे सबसे ज्यादा मुझे प्यार मोहब्बत पीछे वालों से रहती है, क्योंकि वो प्यार करने लायक हैं। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले मेरी नजर पीछे ही आती है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पीछे सेकंड नंबर पे। चलो, समझ में आया क्या करना था? तो हमें क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बस ये जेड इफेक्टिव की कहानी खत्म। अब डालो, क्या, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्या हो गया? हाँ हाँ, मतलब जो आपका सोडियम का मिलेगा वही लगभग पोटेशियम का मिलेगा, टॉप टू बॉटम लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलता है। बस इतना, ये कहीं कहीं बीच में यूज होगा इसलिए आपको बता दिया बस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या आएगी, एटॉमिक रेडियस। लिखो जल्दी। बढ़िया, बढ़िया। बुक वगैरह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तीनों सब्जेक्ट में सर, होमवर्क हो जाए तो सर वगैरह से पूछ लेना कि कौन सी बुक लगानी है, क्या करना है। केमिस्ट्री में शेयर किया तो हो गया।
उसे पता ही नहीं क्या क्या चल, वो हो जाए तो फिर मुझे बताना। और भी अपने पास माल की कमी नहीं है, बहुत है अपने पास मटेरियल, मिलता रहेगा। बस ईमानदारी से लगाते रहो। बस 11th ये यही टाइम है जिसमें आप जितना पढ़ लोगे काम में आएगा। 12th में तो क्या होता है, भागड़ दाड़ी मस्ती है एकदम, बहुत फास्ट सिलेबस होता है, बुक मुक लगाने का टाइम नहीं मिलता है। जितना है अभी कर लेना सब। चलो आगे बढ़े बच्चों। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम, खड़े हो जाओ तुम, हाँ यहां आ जाओ, इस पे बैठ जाओ। अगली बार आगे पीछे नहीं करूंगा, क्लास से बाहर करूंगा। यहां आ जाओ, यहां बैठो। बैग ले आओ, सब कुछ, पूरा सामान। हाँ, नहीं लेके आओ, बैग में के ले आओ। दो दो चक्कर तुम पेन उठाने जाओगे फिर। यहाँ के यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ सबसे आगे। देखो ऐसे लोगों को पहचानो जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो तो निपट रहा है, और आजू बाजू वालों को निपटा रहा है, जो जो दांत निपोर रहे हैं उसकी बातों पे। जिसे पीछे वो बैठा है वो तो निपट रहा है, आजू बाजू रेडियस और खराब कर रहा है, 4 बच्चों को और निपटा रहा है। वो तो अपना काम पूरा कर रहा है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। ये आपकी बुद्धि है कि आपको कैसे यूज करना है। जैसे वो दीदी बैठी हैं, उनका भी काम यही है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, कंपटीशन कम करना है। समझ रहे ना? कंपटीशन दो तरीके से कम हो सकता है, पढ़ के भी कम हो सकता है, और एक पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तो कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या करना है, दूरियां बनानी है। कुछ बोलना नहीं है कि उसको मुंह पकड़ के दबा रहे, कोई बात नहीं करना है, दूर हो जाओ। ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दो। खुद अकेला थोड़ा चिल्लाएगा हाथ खड़े होकर कि सर मैं चिल्ला रहा हूं। अपन ही लोग उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप ही आओगे बाहर, सर वो मेरे बगल में जो बच्चा बैठा था मुझे पढ़ने नहीं देता है। अरे आपकी मेंटलिटी है कि उससे आप बात कर रहे हो, बात ही नहीं करो। एक बार बात करेगा, दूसरी बार खुद बेइज्जती महसूस करेगा, यार मैं इतनी बात कर रहा हूं, सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है। चलो, सेकंड, एटॉमिक रेडियस। चलो, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? देखो, अपने पास कोई न्यूक्लियस है, हाँ खड़े हो जाओ, बुलाओ दोनों को, दोनों खड़े हो जाओ, आ जाओ यहां बाहर। दोनों दीदियां आ जाओ जल्दी, खड़ी हो, बैग उठाओ, यहां बैठो। वो तमाशा बनाया है तो घुसने नहीं दूंगा क्लास में। आ जाओ जल्दी। और अब जो भी बात करेगा बाहर करूंगा डायरेक्ट। वहां बैठो उस कोने में, यही इस पे बैठो, इस चेयर पे बैठो। पहचान लो इन लोगों को, ये वही हैं, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तो ऐसे लोगों के बगल में बैठने से बचो, फ्यूचर बचाओ। पढ़ाई लिखाई तो दूर है, संगत ही बहुत मैटर करती है। अच्छे से देख लो घूर घूर के कौन है। पहले संगत सुधारो, उसके बाद पढ़ाई होगी। अपन बहुत डेडिकेटेड, आज मैं बहुत पढ़ूंगा, क्लास में पढ़ूंगा,
वो बैठ गए तुम ऐसे लोगों के साथ, निपट गए। अपन बहुत कंसंट्रेशन बना रहे हैं, पढ़ना, बगल वाला छोड़े जा रहा है, कहां तक कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? कर लेंगे कंट्रोल? नहीं कर पाएंगे। देखो वो खुद बोल रहा है नहीं कर पाओगे। चलो अच्छा, एटॉमिक रेडियस पे आते हैं अपन। चलो एटॉमिक, अच्छा ही बताओ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार ये पेन की लेंथ कितनी है, तो क्या करोगे आप? सर एक कोना यहां से पकड़ोगे, एक कोना यहां से पकड़ोगे, पकड़ के खींच दोगे, नाप जाएगा, मेजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी फिजिक्स में पढ़ रहे होगे मेजरमेंट, थोड़ा बहुत एरर भी आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स करके कुछ भी कर लोगे। अब बताओ जैसे मैं आपसे बोला हूं कि एटम का रेडियस कितना है, अब तो रेडियस वर्ड कहां आती है? सर्कुलर, स्फीयर टाइप का। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एटम कैसा है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल है तो ये बताओ ये रेडियस क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कि भाई ये क्या है अपना? न्यूक्लियस। तो मुझे यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है बेटा, ये कहलाए क्या? आर एम। आर, आर मतलब रेडियस। सर आपने खींच तो दिया, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है एटम की एक्चुअल रेडियस निकालना? क्यों नहीं है? क्यों? देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सर आउटर मोस्ट बाउंड्री, एक तो क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, क्या है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपसे बोल दूं एक स्पेयर बना के दे दूं और बोलूं, दिख रहा है यहां से? चलो स्पेयर बना के तो बोलूं कि इसकी रेडियस क्या है, तो आप क्या करोगे? यहां से यहां तक मेजर कर दोगे। तो आपने क्या किया? इसको बाउंड्री माना तब तो मेजर किया। और आपको पूरे क्वांटम नंबर में यही सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का कोई, इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में है? ऑर्बिटल के फॉर्म में। ऑर्बिटल के फॉर्म में तो क्या इसकी आउटर बाउंड्री फिक्स है? नहीं है, वो तो क्लाउड है। तो सबसे बड़ी क्या है कि हम एक्चुअल रेडियस एटम की कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटर बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री इज नॉट फिक्स। पहला पॉइंट क्या है कि सर आउटर मोस्ट बाउंड्री फिक्स नहीं है। अब सेकंड क्या है, चलो जैसे तैसे करके अपन ने बोल दिया ठीक है सर आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, तो एक काम करो कुछ एवरेज डिस्टेंस ले लो। इलेक्ट्रॉन कहीं या कभी यहां है कभी यहां है, तो एक काम करो सर यहां की ले लो, कुछ एवरेज ले लो। चलो जैसे तैसे हमने क्या किया, डिफिकल्टी क्या आ रही है एटम की रेडियस निकालने में? पहला क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री फिक्स नहीं है। दूसरा, आउटर मोस्ट बाउंड्री फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एटम सॉलिड स्फीयर है। क्या सॉलिड स्फीयर जैसा है? नहीं है। वो क्या है? क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब क्लाउड तो कभी कम कभी ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा अपना बाउंड्री वेरिएशन चल सकता है। तो एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्री फिक्स नहीं है, पहली डिफिकल्टी ये। दूसरी ये कि चलो हमने काम चला लिया कि सर एक काम करो कुछ एवरेज बाउंड्री मान लो। दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि एटम आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे अपन ऑक्सीजन, अपन को बोला ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? O2। नाइट्रोजन चाहिए तो N2। आपने बोला सोडियम चाहिए, सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा? मेटल की प्लेट में। आपको आयरन चाहिए, जैसे बोला कि आयरन लेके आओ, तो आयरन किसके फॉर्म में मिलेगा? क्रिस्टल के फॉर्म में, सीट के फॉर्म में। क्या कोई चीज आइसोलेटेड फॉर्म में मिल रही है? जैसे आपने बोल दिया फॉस्फोरस तो P4 के फॉर्म में मिलेगा, सल्फर बोल दिया तो एसिड के फॉर्म में। सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में हैं, एटम के फॉर्म में नहीं है कि भाई एटम लिया और पकड़ के नाप दिया। पहली दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत आउटर बाउंड्री नहीं है फिक्स। दूसरा क्या है? एटम कैन नॉट ऑब्टेंड इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। एटम्स नॉट इन आइसोलेटेड फॉर्म। ये दो दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से हम क्या होते हैं, कैलकुलेट दी एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम। इनकी वजह से हम एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे अपने पास कोई फुटबॉल दे दे तो भाई बोले इसकी रेडियस क्या है, तो सेंटर से पकड़ के आउटर मोस्ट नाप दोगे।
अब एटम में क्या है, एटम में क्लाउड है, कहीं क्लाउड कम है, कहीं क्लाउड ज्यादा है, तो आप एक बाउंड्री फिक्स नहीं कर पा रहे हो। बाउंड्री फिक्स नहीं कर पा रहे तो एरर आएगी। और दूसरा क्या है कि चलो आपने बाउंड्री फिक्स करने की कोशिश की, तो वो अब वो स्पेयर के फॉर्म में भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन है, और एक दूसरे के साथ कंबाइन है, जब तक उसको हम आइसोलेटेड फॉर्म में ऑब्टेंड नहीं करा पाएंगे तब तक उसकी हम रेडियस मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अब साइंटिस्ट लोग ऐसे थोड़ा छोड़ेंगे कि भाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। अब उन्होंने नया तरीका निकाला, उन्होंने नया तरीका निकाला। उन्होंने नया तरीका क्या निकाला, उन्होंने बोला कि चलो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है तो जिस फॉर्म में है वही उसी की रेडियस मेजर कर लो। जिस फॉर्म में कोई मिल रहा है उसी में पकड़ लो उसको। कोई आयनिक कंपाउंड में मिल रहा है तो आयनिक रेडियस ले लो, कोवलेंट में मिल रहा है तो कोवलेंट रेडियस ले लो, मेटलिक फॉर्म में मिल रहा है तो मेटलिक रेडियस ले लो। समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि चलो ये सेकंड वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते, फर्स्ट वाली अपन अभी देखेंगे। तो यहां से क्या आता है, अपने पास जनरेट होती है डिफरेंट, यहां से आती है टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस कब आएंगी, जब अपने पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड रहेंगे। टाइप ऑफ रेडियस कि भाई जो जिस फॉर्म में आ रहा है उस फॉर्म में मना किसी को नहीं करना, जैसा आना है आ जाओ। जैसे मान लो कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके लिए हम कोवलेंट रेडियस बोल देंगे क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक रेडियस बोल देंगे। तो यहां से पहली रेडियस कौन सी बोल सकते हैं आप, पहली हम लोग बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, क्योंकि वो कोवलेंट। अच्छे, तो कोवलेंट रेडियस किस किस कंपाउंड में डिफाइंड होगी, कोवलेंट बॉन्ड में। सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक रेडियस। और एक और होती है फोर्थ, वंडरवॉल रेडियस। कौन कौन सी, कोवलेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड, मेटेलिक फॉर मेटेलिक कंपाउंड, आयनिक फॉर आयनिक कंपाउंड। सर वंडरवॉल क्या बला है, बताएंगे वंडरवॉल क्या होता है। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है इस पे अपन चर्चा करेंगे, एक आध तो होना चाहिए ना जो ना पता हो, तब तो पढ़ने में मजा है। चलो, तो कौन कौन सी अपने पास है टाइप ऑफ रेडियस, तो टाइप ऑफ रेडियस में कौन कौन सी है, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसकी बेटा, सबसे पहले ए, कोवलेंट रेडियस, आर सी लिख देंगे। सी मतलब कोवलेंट, आर मतलब रेडियस, सी मतलब कोवलेंट। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने सजेशन दिया कि एक काम करो, उन्होंने बोला कि अगर आपको कोवलेंट, अगर मान लो एटम आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो भाई किस फॉर्म में मिल रहा है वो लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई कंपाउंड जैसे नॉन मेटल है वो किसमें मिलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में मिलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, जैसे मान लो आपको अगर कोवलेंट कंपाउंड कोई है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A2 है, A2 है, तो उन्होंने क्या बोला कि अपने पास जो A2 है तो अपने पास ये जो बॉन्ड बनाया होगा कैसे बनाया होगा, ये कुछ ऐसे रहा होगा, A के बीच बॉन्ड बना होगा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। शेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे 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 अपन ने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सर हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, ऐसा घेर दो, ऐसा ऐसा घेरना सीखा होगा। ये घेरना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है, क्लाउड, क्लाउड के फॉर्म में रहता है। इलेक्ट्रॉन देखो एक एटम का क्लाउड ऐसा है और एक एटम का क्लाउड ऐसा है। अब ध्यान से देखना, जब ये शेयर होंगे तो मतलब इसका क्लाउड इसमें मर्ज होगा, इसका क्लाउड इसमें मर्ज होगा। तो शेयरिंग कैसे होगी, शेयरिंग ऐसे नहीं, जो एच एच हम बना देते हैं वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, एक क्लाउड, एक एटम का ये न्यूक्लियस, दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस। तो ये जो बॉन्ड, ये जो शेयरिंग हुई है वो इस क्लाउड की, इसका क्लाउड इसमें चला गया, ऐसा क्लाउड इसमें चला गया, ऐसे होती है शेयरिंग। जैसे मान लो एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, तो ये आपस में ऐसे मर्ज कर गए, तो ये शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई, ये वाला पार्ट इसमें चला गया, ये वाला पार्ट इसमें चला गया, तो ऐसे शेयरिंग होती है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल टाइप का। तो जब ये अप्रोच करेंगे तो इसका क्लाउड इसमें मर्ज होगा, इसका क्लाउड इसमें मर्ज होगा, तो ऐसे ये शेयर हो जाते हैं। तो अब अगर मैं इसको बनाऊंगा ना तो सही तरीके से बनाऊंगा कैसे, हमने बचपन में ऐसा सीखा था कि भाई ऑक्सीजन में दो दो ऐसे खींच दो बस,
दो डंडे, एक डंडा वो खींच रहा है, एक डंडा ये खींच रहा है, वो नहीं है। है क्या? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड आपस में शेयर हुए हैं, दो 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 बॉन्ड बने हैं, तो दो इसके क्लाउड शेयर हुए, दो ऑर्बिटल इसके शेयर हुए हैं, दो ऑर्बिटल इसके शेयर हुए। ये अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग आएगा उस पर अपन लोग ये बात करेंगे बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। लेकिन अपन ने जब इतना ऑर्बिटल पढ़ा हुआ है तो अपन इतना थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि जो भी शेयरिंग होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। अब क्लाउड ऐसा थोड़ा उठ के उसके पास चला जाएगा, क्लाउड इसका, इस एटम का क्लाउड इसके पास है, इसका इसके पास है। अब जब ये अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? क्लाउड एक दूसरे में मर्ज करेंगे। तो बनेगा कैसे? अब जैसे ये ए है तो होगा क्या बेटा? ये ए हो गया, ध्यान से देखना, और ए ये हो गया। ये जो क्लाउडेड, ये जो शेडेड रीजन है जो शेयर हुआ है, इसी को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब होगा क्या? इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। देखो दिक्कत कहां है? दिक्कत है बेटा ये आउटर मोस्ट बाउंड्री पकड़ने में। हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस को लोकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपका रिवॉल्व कर रहा है, कहीं क्लाउड कम कहीं ज्यादा, लेकिन न्यूक्लियस तो अपन लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस क्यों लोकेट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत भारी है, आराम से लोकेट हो जाएगा। पूरा का पूरा मास किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। तो भाई ये बोला गया कि चलो आपको अगर रेडियस निकालनी है तो एक काम करो, आप इस बाउंड्री को तो लोकेट नहीं कर पाए, लेकिन इसको तो लोकेट कर लोगे। तो ऐसा बोला गया कि एक काम करो, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? डी। कितनी आ गई? डी। तो आरसी कैसे डिफाइंड किया गया? आरसी बोला गया एक काम करो, इसको dy2 कर दो। अब ध्यान सुनना कैसे बोला, इट इज दी हाफ ऑफ दी, ध्यान सुनना, इट इज दी हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर। इंटर न्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू, टू मतलब दो, टू होमोन्यूक्लियर सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट एटम। नहीं आया समझ में? अब देखो, अब यहां पे हो क्या रहा है कि हमने क्या किया, कोवलेंट रेडियस कैसे डिफाइन की? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लिया, कितना आ गया? डी, dy2। अब एक बच्चा बोला कि सर मान लो ऐसा हो जाए, ए के पास एक एक बॉन्ड ना हो कि डबल बॉन्ड हो, तो ये सर दिक्कत आ जाएगी। अब कोवलेंट रेडियस इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, क्योंकि दो बॉन्ड है तो अलग आएगा। तो हमने डेफिनेशन में ही डाल दिया कि क्या होना चाहिए? सेम टाइप के एटम होना चाहिए, होमो न्यूक्लियर। होमो मतलब क्या होता है? सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो मुझे क्या करना है, ऐसे दो एटम लेने हैं होमो न्यूक्लियर, मतलब जिनका न्यूक्लियस सेम है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटॉमिक नंबर किसका सेम होता है? ये जिनके सेम एटम होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो एटम लेना है जो एक ही एलिमेंट के हो, होमो न्यूक्लियर सिंगल बॉन्डेड। अगर वो डबल बॉन्डेड है तो उनमें उनको किसमें कन्वर्ट करो? सिंगल में करो। इट इज दी हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सिंगल बॉन्डेड टू होमो न्यूक्लियर एटम्स। तो पहले ये बना लो, फिर ये लिख लो, फिर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। अभी आपको डाउट आएंगे, बताता हूं डाउट क्या आएंगे, वो भी क्लियर करेंगे। पहले बना लो, दो गोला बना लो, गोला को आपस में मर्ज करो। मर्ज करने के बाद इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? डी। डी क्या है? इंटर न्यूक्लियर। डी क्या है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। लिखो, इट इज द हाफ ऑफ, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर
single is the half of the internuclear distance between two homonuclear single covalent bonded atoms. Single bonded. It is the half of internuclear distance between two homonuclear single covalent bonded atoms. दो एटम लिए सेम टाइप के होना चाहिए और सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, उनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा क्या कहलाएगा? कोवलेंट इज, ये क्या कहलाएगा अपना? कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस. जैसे फॉर एग्जांपल, और मालूम है इसी डिस्टेंस को मालूम क्या बोलते हैं? इसी डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ. इसी को बोलते हैं अपन क्या? बॉन्ड लेंथ. जो क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसी डी को. डी को क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ. तो अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे मान लो अपने पास हाइड्रोजन है, H2 है, और आपसे बोल दें कि बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज, मान लो उन्होंने दे दिया 90 पिकोमीटर, ऐसा बोल दिया H2. अब आपसे बोल दिया कि RC फाइंड करो, फाइंड RC. तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे सिंगल बॉन्ड बनाता है? ऐसे रहा होगा, ये मर्ज कर गया होगा, या फिर इसको मैं ऐसे बोल देता हूं सिंपल, ऐसा है. मतलब ये कैसे मर्ज किया होगा? ऐसे मर्ज किया होगा. इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस है 90. कितना है? 90 पिकोमीटर. तो RC कितना बन जाएगा? 90/2 कितना बन जाएगा? 45 pm. अरे आया कि नहीं आया? आ गया. आ गया. देखो 45 pm ये आ गया. अच्छा मुझे बताओ कि यहां पे अगर मान लो सिंगल की जगह अगर डबल ले लें तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? पहले यहां तक लिखो, फिर अपन थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, क्या क्या डिपेंडेंसी आएगी आगे चल के, कैसे पूछा जाएगा. अच्छा मुझे बताओ, अगर दो एटम मर्ज नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनना, दो एटम टच कर रहे हैं, ध्यान सुनना, दो एटम सिर्फ टच कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, और ये बताओ एटम की एक्चुअल रेडियस क्या मान ली हमने? RA. एक्चुअल रेडियस को क्या मानेंगे हमेशा? RA. एक्चुअल रेडियस. एक्चुअल रेडियस हमने क्या मान ली? RA. एक्चुअल, ए मतलब एक्चुअल. बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस D/2 क्या R एक्चुअल के बराबर हो जाएगा? देखो यहां से यहां तक कितना हो गया? यहां से यहां तक RA हो गया, ये भी कितना हो गया? RA हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लो दो बॉल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो रेडियस, जो दोनों के रेडियस का सम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस. मान लो अगर वो बॉल आपस में मर्ज करने लगे तो, अब जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये मर्ज करने लगे, ये क्या होने लगे बेटा? मर्ज कर गए. थोड़ा सा ये क्या कर गए? मर्ज कर गए. अभी बताओ इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसको हमने बोल दिया D', तो ये बताओ D बड़ा होगा कि D' बड़ा होगा? D बड़ा होगा. अब मैं बोलूं कि यार D'/2 कर दिया,
तो ये बताओ, ये आर एक्चुअल से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? आर एक्चुअल बड़ा होगा, क्योंकि अब आप ऐसे समझो कि आर एक्चुअल यहां तक आ रहा है, ये यहां तक आ रहा है, तो इतना डिस्टेंस आपने कम कर दिया, दोनों को मर्ज किया, दोनों को मर्ज किया, तो दोनों के रेडियस का सम और उनके बीच का डिस्टेंस का सम क्या होगा? रेडियस का सम बड़ा आएगा, डिस्टेंस का सम कम आएगा, उसका आधा कर दो। तो हमेशा याद रखना ये क्या है अपना? आर कोवलेंट। तो हमेशा आर कोवलेंट क्या होगा? लेस देन आर एक्चुअल। क्यों? क्योंकि कोवलेंट में क्या हो रहा है? कोवलेंट में एटम मर्ज कर गए एक दूसरे पे, मर्ज किए तो न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों की रेडियस के सम से कम आ जाएगा। सर हम फिर दोनों की रेडियस का ही सम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट का तरीका सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस की डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं। अब बोले सर गलत क्यों मेजर कर रहे हो? जो एक्चुअल रेडियस रहेगी वो एक्चुअल से तो कम ही रहेगी, एक्चुअल से तो कम ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? सर फिर ये गलत क्यों मेजर कर रहे हो? बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट रेडियस निकालना है। आपसे बोल दे बाड़े कितने दूर है, सर मेरे पास स्केल ही नहीं है। अरे बता दो, कुछ तो बता दो। आप बोलोगे 3-4 किलोमीटर, तो एक आइडिया लग जाएगा। अब बोले सर पता ही नहीं है, तो कोई सोचेगा 100 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई बोलेगा 3-4। भाई 3-4 है, थोड़ा बहुत एरर आएगी, 1 किलोमीटर की हो सकती है, 2 की। अब मैं सोच रहा हूं 4, सामने वाला सोच रहा है 1000 किलोमीटर, ना उसे पता ना इसे पता। तो एक आइडिया लग जाता है ना कि इतना बड़ा एटम है, इतना हो सकता है रेडियस। तो हम लोगों ने क्या किया, लगभग ये कोवलेंट एक्चुअल से छोटा है। क्यों? क्योंकि एटम मर्ज कर गए, और एटम मर्ज करेंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस टू टू डबल ऑफ रेडियस से क्या हो जाएगा? कम ही आएगा, और उसका आधा करोगे तो का। अच्छा बताओ, अगर एटम और पास में आ जाएंगे तो कोवलेंट कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। जिससे मैं बोल रहा हूं कि एटम कम मर्ज है, डिस्टेंस कम, और पास में आएंगे डिस्टेंस और कम होती जाएगी, और मर्ज होंगे और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एटम पास में आते जाएंगे कोवलेंट रेडियस कम होती जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो अब जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ आर कोवलेंट, कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्डेड, कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, किसमें इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, तो किसमें आरसी सबसे ज्यादा आएगा? कार्बन, कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड तो कम। देखो आपने देखा होगा कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है? पास पास में आते हैं एटम। सिंगल बॉन्ड में कम पास में रहेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो और पास में आ जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि आप ऐसे मानो कि सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम शेयर हो रहा है, डबल बॉन्ड में और क्लाउड शेयर होगा, 3 में और होगा, और होगा तो क्या होगा? और नजदीक एटम आएंगे, और एटम अगर पास पास में आएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होगी। और जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ। नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे मान लो कि इन दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो थोड़ा पास में रहेगा, डबल रहेगा तो और पास में, ट्रिपल होगा तो और पास में आ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं, क्लोजनेस बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इसमें क्या है? 3-3 बॉन्ड से एक साथ बना हुआ है, तो एटम इसमें बहुत ज्यादा पास है, इसमें थोड़े दूर है, इसमें और दूर है। तो सबसे पहले बताओ रेडियस का रेशो क्या आएगा? आपसे पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो क्या बनाओगे? R1 R2 R3 में क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? ये ऑर्डर बनेगा। मान लो आपसे बोला जाए कि एक सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड की रेडियस बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड की रेडियस बताओ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कोवलेंट रेडियस बताओ। सबसे छोटी कौन सी आएगी? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और बाई डिफॉल्ट कौन सी हम मानते हैं? सिंगल बॉन्ड की हम लोगों ने मानी हुई है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक काम करो, डबल और ट्रिपल और सिंगल में कार्बन की रेडियस बताओ, तो इसमें बड़ी आएगी, इसमें छोटी आएगी, इसमें और छोटी आएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो और पास में रहेंगे, और पास में रहेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा। चलो, तो ये अपने पास आ गया। ये अपन को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बढ़ते हैं, कोवलेंट रेडियस कम होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में बढ़ेंगे, कोवलेंट रेडियस छोटी होती जाएगी। अच्छे बताओ, HO ऐसे दिया हुआ है मान लो उन्होंने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, किसमें रेडियस ज्यादा होगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में? सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगी, डबल में कम हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू
एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। समझ में आया? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया? कोवलेंट। क्या पढ़ लिया बेटा? कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होता है? कोवलेंट में एटम मर्ज कर जाते हैं तो एक्चुअल से छोटी रहती है कोवलेंट। कोवलेंट क्या होती है? एक्चुअल से छोटी। चलो, अब कौन सा है अपने पास? आई आयन को लास्ट में लेट पढ़ेंगे, अपन पढ़ाते उठाते हैं मेटेलिक। लिख लेना ये। चलो, मुझे ये बताओ, कहां गया? क्या पढ़ना था अपन को? सेकंड, सेकंड कौन सा था बेटा? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, ये होता मेटेलिक रेडियस आर एम। ऐसे कंपाउंड जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट का कोवलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइंड होगी? जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियस है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उन्हीं के लिए कोवलेंट रेडियस डिफाइंड होगी। मेटेलिक रेडियस किसके लिए डिफाइंड होगी? जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स। देखो होता क्या है बेटा, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि यार ये, मान लो आपने आयरन की सीट ली। आपने क्या किया बेटा? आयरन की सीट ली। अब देखो आयरन की सीट में मालूम कैसे अरेंजमेंट होता है? एक एटम यहां है, दूसरा एटम यहां रहेगा, तीसरा एटम ऐसा रहेगा, चौथा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? ये अरेंज रहते हैं, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं अपन मेटेलिक लेटिस। क्या बोलते हैं? मेटेलिक लेटिस। लेटिस क्या होती है? जब अपन एटम को 3D में अरेंज करना चाहते हैं, जान अरेंज करते, तो जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटिस। अब देखो होता क्या है सर, इसको अपन डिफाइन कैसे करें? तो हम लोगों ने क्या किया, देखो आउटर बाउंड्री तो हम पकड़ नहीं सकते, हम क्या पकड़ सकते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे जो न्यूक्लियस थे, हम लोगों ने क्या कि दो एटम पकड़े, सबसे जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट थे। तो मान लो ये दोनों नियरेस्ट हैं, ये दोनों नियरेस्ट हैं, इन दोनों को पकड़ा। इन दोनों को पकड़ के अपन ने जूम करके यहां बना दिया। एक ऐसा है और एक ऐसा, ऐसा। होता क्या है, ये टच नहीं करते हैं। थोड़ा क्या होता है, एंड में वाइब्रेशन वगैरह रहता है, थोड़ी डिस्टेंस रहती है। आप ही नहीं सोचो कि एट द मिरर टच रहेंगे, टच नहीं रहते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो होगा क्या, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है। एक यहां है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। अब दिक्कत ये है कि मैं बाउंड्री नहीं पकड़ सकता हूं, मैं सिर्फ क्या पकड़ सकता हूं? न्यूक्लियस। एक यहां से खींचा, एक यहां से, एक यहां से, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या ले ली हम लोगों ने? डी। और आर एम क्या बोलोगे? डी/2। अच्छा, डेफिनेशन कवर करने की कोशिश करो, क्या लिखोगे? इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इन अ मेटेलिक लेटिस। हम एक मेटेलिक लेटिस लेंगे, उसमें दो जो नियरेस्ट एटम है उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा अपना? आर एम। इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
नियरेस्ट एटम इन मेटलिक लेटेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे बताना, आर एम बड़ा होगा कि आर एक्चुअल बड़ा होगा? एक्चुअल। जब ये टच करते तब होते, तो आर एम बड़ा होता है किससे? एक्चुअल से। इतना तो सोच सकते हैं ना। बस, खतरनाक पॉइंट सोचा है आप लोगों ने। पूछे जाते हैं ऐसे, आर एम बड़ा होगा कि आर एक्चुअल बड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे? आर एम बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो टच नहीं कर रहा। अगर टच करते तो बराबर होते, लेकिन थोड़े दूर हो गए। इट इज दी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इन अ मेटलिक लेटिस। तो हम इनकी कोई भी ऐसा नहीं, एक यहां का और एक यहां का उठा लो सर, एक एटम यहां है, एक एटम है, नियरेस्ट कौन से? नियरेस्ट पकड़ना। मेटलिक रेडियस हो गया। नहीं लिखा? गया कहां? चलो, हो गया। चलो, अब कौन सा आएगा थर्ड नंबर पे बेटा? वंडरवॉल रेडियस। देखो, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? अब मान लो क्या हुआ कि ना तो कोई कंपाउंड कोवलेंट बना रहा है, ना मॉलिक्यूल, ना आयनिक बना रहा है, ना मेटलिक बना रहा है। उसके लिए फिर अपन क्या डिफाइन करेंगे? वैन ये मेनली डिफाइन की गई थी किसके लिए? डिफाइन किसके लिए की गई थी? नोबल गैस और इनर्ट गैस। किसके लिए बेटा? नोबल गैस के लिए। नोबल गैस के लिए बनाई गई थी। अब नोबल गैस के लिए बनाई गई, तो सर कैसे? देखो होता क्या है, जैसे मान लो अपन ने एक कंटेनर लिया, कंटेनर है ये अपने पास। अब इसे मान लो नोबल गैस है, एक यहां है, एक यहां है, रैंडम मूव कर रहे होते हैं। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, ऐसे से कुछ मूव कर रहे होंगे, स्पेसिंग अच्छी खासी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, कि भाई पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, इनमें बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं है कि इनमें ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ना आयनिक है, ना मेटलिक है, कुछ नहीं है, नोबल गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। तो हम लोगों ने क्या किया, दो नियरेस्ट एटम पकड़े। हम लोगों ने मान लो ये दोनों नियरेस्ट हैं, तो इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया। इन दोनों के बीच का जो हमने डिस्टेंस मेजर किया, एक एटम ये है, एक एटम ये क्या है? नॉन बॉन्डेड। ये किसके लिए डिफाइंड होती है? नॉन बॉन्डेड एटम्स, जो आपस में बॉन्ड ना बना रहे हो, एक दूसरे से बॉन्ड ना बना रहे हो। नॉन बॉन्डेड एटम, ध्यान देना, नॉन बॉन्डेड एटम्स। इसका न्यूक्लियस यहां है बेटा, इसका यहां है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ने ले लिया, एक यहां, एक यहां। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। डी है कि नहीं है? तो हम लोगों ने क्या बोला, आर भी मतलब वंडरवॉल, क्या बन जाएगा? D/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? आर वंडरवॉल। अच्छा मुझे बताओ, आर वंडरवॉल और आर एक्चुअल में कौन बड़ा होगा?
वंडरवॉल बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर दूर रहते हैं, ये निकलता है आर वंडरवॉल ग्रेटर देन आर एक्चुअल। और डिफाइन कैसे करोगे? आधी तो बोल सकते हो, आधा तो बोल सकते हो, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम्स। खत्म हो गया। देखो, थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। कंडीशन सेम रखते हैं। आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन रखी तो उसमें नियरेस्ट एटम जो आएंगे उसी को अपन मेजर करेंगे। एक पास में भी होगा, एक दूर में भी होगा, तो हम कौन से दो नियरेस्ट एटम को पकड़ेंगे? हाँ, जो सबसे नियरेस्ट होंगे उनको पकड़ेंगे अपन। इट इज दी हाफ ऑफ द इंटर, अब लिख लेते हैं। हाँ, यहां लिखता हूं, इट इज द हाफ ऑफ हाफ ऑफ द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड होमो न्यूक्लियर एटम्स। It is the half of internuclear distance between two non-bonded nuclear atoms. चलो, नॉन बॉन्डेड होना चाहिए और सबसे नियरेस्ट होने चाहिए। नियरेस्ट लिखा है क्या कहीं? अरे यार, नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट होमोन्यूक्लियर एटम्स। नियरेस्ट लिख लेना, नहीं तो फिर कहीं का भी पकड़ लोगे। अब जैसे देखना, एक अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिए, देखो जैसे मान लो अपने पास दिया है Cl2 सैंपल। Cl2 का सैंपल दिया है बेटा, किसका दिया है? Cl2 का। अब Cl2 का अगर मेरे पास सैंपल है तो मैं अगर बात करूंगा यहां पे, देखो जैसे मान लो Cl2 मतलब डाई क्लोरीन का सैंपल है, ऐसा एक अपने पास कंटेनर है, एक Cl दूसरा Cl, ऐसे Cl Cl मूव कर रहे हैं, एक यहां एक यहां। अब देखना ऐसे दिए गए, क्या Cl2 इनर्ट गैस। अभी थोड़ा कुछ बोला है, कुछ बोला है क्या? अभी तो अपन ने कुछ बोला ही नहीं, बस बना दिए। अभी अपन ने कुछ कमेंट किया नहीं किया? अब कमेंट करने वाले, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है क्या बेटा? D1। इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है क्या? D2। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है कितना? D3। इसका और इसके बीच का दिया गया है D4। आपको RC बताना है। RC क्या होगा इस गिवन सैंपल के लिए? क्या क्या बताना है आपको? बताना है क्या क्या बेटा? हमें बताना है कौन कौन? RC बताना है और RV भी बताना है। क्या होगा? RC और RV। सुनते तो जाओ, देखते तो जाओ। RC तो बता सकते हो ना? RC, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है, डिस्टेंस कितना है? D1। D1/2। RV क्या होगा? अच्छा, आप डेफिनेशन पे गौर करना, क्या बोला है? नोवल गैस कहीं नहीं लिखा है।
इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट एटम। ये आपस में बॉन्डेड है क्या? ये आपस में बॉन्डेड है? हाँ बस। क्या ये आपस में बॉन्डेड है? ये दोनों आपस में बॉन्डेड है क्या? ये दोनों नहीं है। क्या ये दोनों आपस में बॉन्डेड है? नहीं है। क्या ये दोनों बॉन्डेड हैं? क्या ये बॉन्डेड है? नहीं है। भाई तो ऐसे थोड़ा लिखा कि नोबल गैस होना चाहिए तभी चलेगा। कोई भी दो नॉन बॉन्डेड एटम ले लो, कोई भी दो नॉन बॉन्डेड एटम ले लो, उनके बीच का सबसे नियरेस्ट वाला एटम पकड़ लो नॉन बॉन्डेड का, उसका आधा क्या बन जाएगा? वंडर वॉल। तो मुझे तो इन, ये भी नॉन बॉन्डेड के बीच में है, ये भी नॉन बॉन्डेड, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? D1 D2, ये D3 है। D4 कौन सा सबसे छोटा? D3। तो क्या लिख दोगे? D3/2। आ गया समझ में? नॉन बॉन्डेड मतलब ये मतलब नहीं है कि अपन कुछ भी निकालो सर नोबल गैस। नॉन बॉन्डेड मतलब मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसके अंदर जितने भी एटम है और दूसरे के जितने भी अंदर एटम है, ये और ये आपस में नॉन बॉन्डेड है, क्योंकि इस वाले Cl ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ नहीं बनाया। तो ये वाला Cl इसके लिए नॉन बॉन्डेड है और ये वाला Cl इसके लिए नॉन बॉन्डेड है। लिखो जल्दी। अच्छा, तीनों में अगर चारों में कंक्लूड करें, अगर हम चारों में कंक्लूड करें, किस किस में बेटा? अगर हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं किसमें? आर एक्चुअल, आर कोवलेंट, आर मेटेलिक और आर वंडरवॉल, तो क्या डालोगे आप? क्या डालोगे? क्या लिखोगे? सबसे छोटा आर कोवलेंट, उसके बाद आर मेटेलिक, आर मेटेलिक की आर एक्चुअल, आर एक्चुअल क्या आएगा? आर एक्चुअल, उसके बाद आर मेटेलिक और वंडरवॉल, तो भाई वंडरवॉल ही है, बहुत बड़ा है, आर भी। बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। लिख लो जल्दी। क्लास 3 बजे तक है? कब तक है? 2:15 तक? 2:45 तक? 15 में से 45 टू। चलो बस ये लिख लो। अब रेडियस तो निपटा दें कम से कम। पीरियड रेडियस, जितनी डिफरेंट टाइप की रेडियस होती है वो तो पढ़ ही लेते हैं। चलो जल्दी, अब जल्दी जल्दी करो, देखो टाइम की बात आ गई अब, वो भी घर जाने की, जल्दी होना चाहिए। अब तो सर हो गया पूरा, लिख लिया, अब तो बाद में देखेंगे। घर जाने का मोटिवेशन एक अलग ही होता है कि नहीं होता है? चलो लिख लिया। चलो हाँ। अरे बात नहीं, आयनिक रेडियस। अच्छा ये बताओ, आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो। कैट आयन एंड एनायन। अच्छा, कैटायन कैसे वो फॉर्म होते हैं? प्लस, और इसमें A-। अच्छा मुझे बताना, आप सोचना थोड़ा कि अगर कोई भी एटम कैटायन में कन्वर्ट हो गया तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? क्या? हम मान लो अभी छुट्टी होगी, घर में मम्मी ने बनाया पिज्जा। सुन तो लो पहले। अपन सब, आपके फैमिली मेंबर सब लोग मिला के 5 लोग हो। मम्मी ने क्या किया, 5 के हिसाब से बनाया। उसमें से कोई एक बंदा गायब हो जाए, 4 बचे खाने वाले, तो क्या होगा? आपको क्वांटिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और आपका कोई कजन आ जाए तो होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है फंडा? भाई 5, मम्मी ने क्या किया, 5 लोग के हिसाब से बनाया, 5 ही हैं तो बराबर क्वांटिटी चल रही है। उसमें से एक कोई गायब हो जाए तो बाकी रिमेनिंग को क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर
बाहर से कोई ऐड हो जाए तो कम होगी कि नहीं होगी? अब आप सोचो कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जो कुछ चल रहा था अट्रैक्शन रिपल्सन जो कुछ था सब कुछ फिट बैठ के एक रेडियस थी। अब आप सोचो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन हट जाए तो होगा क्या? अभी जितने इलेक्ट्रॉन थे, मान लो जो भी न्यूक्लियस थे एक्स इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहे थे, अब एक कम हो गया तो एक्स माइनस वन, तो बाकी एक इलेक्ट्रॉन हटने से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा कि वैसे ही रहेगा? बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के पास में खिसकेगा इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे समझो कि यार ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्लाउड यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है, यहां, ऐसे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब ये अट्रैक्शन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अभी अट्रैक्शन मान लो आपके 10 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है ये, अब एक गायब हो गया, कितने बचे? 9। अब मुझे तो 9 पे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा कि 10 पे? जैसे आप बोल रहे हैं सर 5 लोग हैं तो थोड़ा कम, 4 हो जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप सोचो, पहले न्यूक्लियस बाहर के 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अब मान लो 8 को कर रहा है, अब 8 में से एक कम हो जाए, 7 बचे तो जब वही न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक्सपांड करेगा कि कॉन्टैक्ट करेगा? पास में आएगा कि नहीं आएगा? तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और आप उल्टा सोचो, एनाइन बना, पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 11। अभी तो 10 पे ज्यादा अट्रैक्शन की 11 पे? 10 पे। और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो भी रिपल्सन लगाएगा, दूसरों को रिपल्सन लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो साइज बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो कि कैटाइन फॉर्मेशन में साइज बढ़ता है कि एनाइन फॉर्मेशन में? एनाइन फॉर्मेशन से। अब आप सोचो 5 लोगों के लिए बनाया था, एक कजन आया, आपने बात मान ली, एक और आ गया और दिक्कत बढ़ गई, और आ गए, मुझे आज बनाया ही क्यों मम्मी से बोलोगे, खाना ही बना लेते नॉर्मल, दूसरे दिन बनाते। तो जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे तो पर पर्सन क्वांटिटी कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही? आप ऐसे समझो कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, किसी में 2 हुए, किसी में 3, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उतना अट्रैक्शन वीक होगा कि नहीं होगा? तो अट्रैक्शन वीक होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, दूर जाएगा तो साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप मुझे बताओ एनाइन और कैटाइन में क्या होगा अगर मैं साइज की बात करूं? अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ एटम, जैसे मैं सिंपल एक वो बता रहा हूं, आप खुद बताना बेटा, इसको हटा देता हूं। समझ में आया फंडा क्या है? फंडा सिंपल ये है कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन सब बराबर चल रहे थे, सब क्या चल रहे थे? बराबर। अगर एनाइन कैसे फॉर्म होगा? या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, तो न्यूक्लियस उनको अपने साइड खींचेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा। और अगर एनाइन बन गया तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए, पहले के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन वीक होगा, अट्रैक्शन वीक होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा, दूर शिफ्ट होगा तो साइज बढ़ेगा। तो मुझे बताओ यहां पे अगर हम बात करें रेडियस, अरे क्या हो गया इसको, अगर हम लोग लिखें रेडियस ऑफ कैटाइन, क्या लिख रहा हूं बेटा? कैटाइन। रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ आयन, एनाइन सॉरी, एनाइन, क्या ऑर्डर आएगा गिवन एटम के लिए? कौन बड़ा होगा? एनाइन बड़ा होगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? एटम और गिवन एटम। आपसे बोले ये बताओ ऑक्सीजन O-O-2 में साइज किसका बड़ा है? जल्दी बोलो। O बड़ा है कि O- बड़ा है कि O-2 बड़ा है? O-2। ऑब्वियस, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और O- मतलब एक एक्स्ट्रा, O मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। साइज बता दोगे? चलो ये बन गया, अब एक और बनाओ। Na और Na+ में कौन बड़ा होगा? क्या बात है, देखो सीख गए मतलब। चलो एक और बताना, एक और इसी बात पे। चलो अच्छा ये बताओ, एक Mn है और एक Mn+2 है और एक Mn+5 है और एक Mn+7 है, सबसे बड़ा
सबसे छोटा +7, 7 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जो बचे हैं उनका तो मजा आ रहा हो, अट्रैक्शन का चल रहा है एकदम, बाकी इलेक्ट्रॉन सब गायब है, 7 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो एकदम मजे की जिंदगी जी रहे होंगे। पूरा न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन इन्हीं को मिल रहा होगा। अट्रैक्शन मिलेगा, पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे, साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? तो क्या क्या करोगे इनमें, जल्दी बताओ। तो क्या इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं? इसको अगर हम लिखें साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली, इनवर्सली कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन लिखते हैं ना, 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन, ये बोल सकता हूं। साइज ऑफ एनाइन क्या बोलोगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन आयन। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। देखो आया कि नहीं आया? इसमें कौन कौन आ रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन था, अपन अब कल पढ़ेंगे। इसमें क्या आ रहा था? ये आ गया था ऑर्डर ऑफ साइज। इसमें क्या आ रहा था? ये इसमें ये आ गए थे। अच्छा, एच, एच प्लस और एच नेगेटिव। सबसे छोटा एच नेगेटिव, सबसे बड़ा एच प्लस, एच माइनस। तो अगर कोई गिवन एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दिए गए हैं, एक कैटायन एनायन, तो हम अरेंज कर ले जाएंगे, ले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज कम, नेगेटिव बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज। समझ गए? चलो लिख लो, लिख लिया? रुको 1 मिनट। ढाई बजे, 2:30 बजे से क्लास है? छोड़ रहा हूँ बस 2 मिनट और। बेचारे बच्चे। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क में आपको जो जो पीडीएफ शेयर किया था वो प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको करो। कर लिया? हो गया पूरा? पूरा कंप्लीट करना उसको। चलो ओके बच्चों।